भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे विवाह के संबंध में। आजकल बहुत ज़्यादा यह समस्या आ रही है कि बड़ी उम्र होने के बाद भी विवाह होने में दिक्कतें आती हैं। तो हम उन योगों को देखेंगे कि किन योगों में विवाह हो सकता है और किन में नहीं होगा, और हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में करीब करीब सभी सरल योगों को समावेशित कर लें। फिर भी यदि कुछ छूट जाएगा उसे बाद के किसी चैप्टर में अवश्य शामिल करेंगे। आजकल विवाह की उम्र यूं ही बहुत ज़्यादा हो गई है। 25-26 साल की उम्र में विवाह हो जाए तो वह नॉर्मल ही माना जाता है, पर ज़्यादातर मामलों में आजकल 30 साल की उम्र होने के बाद भी विवाह होते हैं। और यह कहा जाए कि 30 के बाद ही ज़्यादातर विवाह हो रहे हैं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसका कारण भी साफ नज़र आता है कि आजकल के युवक युवतियों में करियर के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान है। करियर उनके लिए प्राइमरी हो गया है और विवाह सेकेंडरी। अब यह तो ठीक है कि करियर के प्रति समर्पण भाव होना ही चाहिए आज के ज़माने में, लेकिन जब 30 के पार उम्र निकलने लगती है तब पेरेंट्स की चिंता बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि विवाह किन दशाओं में हो सकता है। तो सबसे पहले यदि हम प्रेम विवाह की बात करें तो इसके बारे में हमने पूर्व के कई चैप्टर्स में बहुत बार बात की है कि यदि चतुर्थेश सप्तम भाव में बैठा हो या दसम भाव में बैठा हो तो यह प्रेम विवाह के योग बना देता है। चतुर्थेश की दशा का आगमन हो जाए और यह स्थितियां कुंडली में बन रही हैं तो प्रेम विवाह उस दशा काल में अवश्य हो जाता है। अब बात करते हैं अरेंज विवाह की। तो इसमें ध्यान रखिए कि चाहे किसी भी भावेश की दशा अंतर्दशा हो, यह जरूरी नहीं है कि सप्तमेश की ही दशा हो। किसी भी भावेश की दशा हो, यदि वह भावेश अपने भाव से सप्तम भाव की दूरी पर बैठा है तो विवाह योग बन जाएंगे, यानी उस दशा काल में विवाह हो सकता है। अक्सर ज़्यादातर लोग यह मानते हैं कि सप्तमेश यदि सप्तम भाव में बैठा हो तो विवाह हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सप्तमेश सप्तम भाव में बैठकर कहीं ना कहीं लग्न को एक्टिवेट कर देगा जो कि विवाह में बाधक ही बनेगा। इसके विपरीत सप्तमेश यदि लग्न में बैठा हो तो वह विवाह के योग बना देगा, क्योंकि फिर वह अपने भाव से सप्तम हो जाएगा। तो जैसे ही सप्तम एक्टिवेट होगा विवाह के योग बन जाएंगे। फिर एक दूसरी स्थिति बनती है कि दशानाथ से अंतर्दशानाथ यदि सप्तम भाव की दूरी पर बैठा हो तब भी सप्तम एक्टिवेट होता है और इस दशा काल में भी विवाह हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए दशानाथ तृतीय भाव में बैठा है और अंतर्दशानाथ नवम भाव में बैठा है तो यह तृतीय भाव से नवम भाव सप्तम हो जाएगा, तो यहाँ विवाह के योग बन जाएंगे। अब एक और योग को देखिए। यदि दशानाथ और अंतर्दशानाथ के मध्य द्विद्वादश योग बन जाए तब भी विवाह हो सकता है। जैसे दशानाथ चतुर्थ भाव में बैठा हो और अंतर्दशानाथ पंचम भाव में बैठा हो तो यह दशानाथ से द्वितीय हो जाएगा, यानी द्विद्वादश योग बन जाएगा। तो यहाँ पर विवाह हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए कि यह योग द्विद्वादश वाला सिर्फ पुरुष जातकों में ही काम करेगा, स्त्री जातकों में इसमें विवाह नहीं होगा। इस बात का विशेष ख्याल रखें। इसके विपरीत षडाष्टक दशाओं में स्त्री जातक का विवाह हो सकता है। जैसे दशानाथ चतुर्थ भाव में बैठा है और अंतर्दशानाथ एकादश भाव में बैठा है तो इस स्थिति में स्त्री जातक का विवाह हो सकता है, क्योंकि दशानाथ से यह अष्टम भाव खड़ा कर लेगा और अष्टम भाव ससुराल का होता है और स्त्री जातक को तो ससुराल ही जाना है, इसलिए स्त्री जातक का विवाह इन दशाओं में हो जाता है। बस इस दशा में पुरुष जातक का नहीं होगा, या मोटे तौर पर आप यूँ समझ लीजिए कि द्वितीय भाव एक्टिव होगा तो वह पुरुष जातक का कुटुंब बढ़ाएगा। तो पत्नी आएगी तो भी कुटुंब बढ़ेगा,
इधर स्त्री जातक का अष्टम खड़ा होगा तो ससुराल बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है कि अष्टम होने से वह ससुराल चली जाएगी। जन सामान्य के लिए जिनको ज्योतिष का बहुत ज्ञान नहीं है और सिंपल रूप से वो कुंडली के बारे में यूं ही जानते हैं, उनको एक सिंपल सा फार्मूला बता देते हैं कि अपने बच्चों के शादी के लिए कैसे देखें। तो सिंपल रूप से देखिए कि बच्चों की कुंडली में शनि और केतु इन दो ग्रहों को छोड़कर कोई भी ग्रह यदि तुला राशि में जहाँ 7 का अंक लिखा है वहाँ पर बैठा है तो उस ग्रह की दशा अंतरदशा में विवाह के योग बन जाएंगे। यह बहुत सिंपल फार्मूला है। लेकिन यहाँ भी एक बात का ध्यान रखें कि मेष लग्न इसका अपवाद है। मेष लग्न में शनि तुला राशि में होगा तो सप्तम भाव में होगा, तो यहाँ तुला राशि में होने के बावजूद भी शनि विवाह के योग बना देता है। सिर्फ मेष लग्न में तुला राशि का शनि विवाह के योग बना देगा, बाकी अन्य लग्नों में नहीं बनाएगा। तो यह हुआ बिल्कुल सिंपल फार्मूला। अब अंत में एक बात और, लोग यह जानना चाहते हैं कि विवाह का माध्यम कौन बनेगा। पहले के ज़माने में तो कोई ना कोई रिश्तेदार, बुआ, ताऊ, चाचा, नाना, मामा, मौसी, इनके माध्यम से ही रिश्ते आते थे और प्राय होते भी इसी तरह से थे। यानी कोई ना कोई रिश्तेदार या पड़ोसी जान पहचान का ही माध्यम बनता था। आजकल ऑनलाइन यानी .com कंपनियों के थ्रू रिश्ते तय होते हैं। तो इसको कैसे देखें? तो यह बिल्कुल सिंपल है। कुंडली में आप सिर्फ यह देखिए कि सप्तमेश कहाँ बैठा है और सप्तमेश जिस भाव से सप्तम बैठा है वही भाव, उस भाव के रिश्तेदार ही विवाह का माध्यम बनेंगे। जैसे मान लीजिए सप्तमेश द्वादश भाव में बैठा है तो यह छठे भाव से सप्तम होगा। अब छठा भाव आपको मालूम है ननिहाल का है, तो ऐसे जातक के विवाह में जो विवाह प्रस्ताव आएगा वह ननिहाल के माध्यम से ही आएगा। और इसी तरह कहीं भी बैठा हो सप्तमेश, हर भाव का कोई ना कोई रिश्तेदार होता है। बस आप सिंपल देख लीजिए कि वह कौन से भाव से सप्तम बैठा है और उस भाव के रिश्तेदार कौन हैं, तो उनके माध्यम से ही विवाह प्रस्ताव आएगा और उन्हीं के द्वारा ट्राई करने में आसानी से सफलता मिल जाएगी। आजकल एक और नया काम है कि ऑनलाइन कंपनियां ही शादियों में मुख्य भूमिका निभाती हैं, यानी मीडिएशन का काम वही करते हैं। तो मीडिया यानी तृतीय भाव। तो इसमें आप देखिए कि जिनका भी विवाह ऑनलाइन कंपनियों के मार्फत होता है उनका सप्तमेश कहीं ना कहीं आपको नवम भाव में बैठा हुआ मिलेगा। या साधारण रूप से आप कह लीजिए कि नवम भाव में यदि सप्तमेश जातक का बैठा है तो वह ऑनलाइन कंपनियों के मार्फत ही उसके विवाह के प्रस्ताव आएंगे और उसी में सफलता मिलेगी। क्योंकि तीसरा भाव मीडिया का है और नवम में बैठेगा तो तीसरे भाव से सप्तमेश सप्तम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। विवाह के और भी कई योग बनते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर आपको साधारण और सरल भाषा में जितना भी हो सकता था उतना बताया है और आशा करते हैं आपको यह उपयोगी लगा होगा। और इसी के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।